here. So today we will start discussion on the volumetric efficiency. As we have discussed earlier also, whenever we are talking about the efficiency, we are having two terms. One will be in the denominator and one will be in the numerator. So if I represent the efficiency, volumetric by efficiency and V, so what will be the designed volume of air intake? कि इंजन के अंदर क्या डिजाइन किया गया था कि कितना एयर आएगा, एंड इन द न्यूमरेटर वी विल बी टेकिंग एक्चुअली कितना आ रहा है. एक्चुअल एयर एंटरिंग द इंजन. ठीक है. So now we have to concentrate on these two parameters कि हमने जो वॉल्यूम था कि डिजाइन कितना किया आना चाहिए और एक्चुअली में आ कितना रहा है. So can anybody of you name some factors which will be affecting the volume of the air actually entering the engine? तो सबसे पहला चलिए मान लीजिए मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया आ जाएगा या हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं. देन यू विल गेट सम आइडिया ऑन दिस. Suppose I am having a engine. So what we do or what we feel that what we say that at the entry, या हमारे पास जो ये this part through which the air will be coming. So this is the inlet manifold. Inlet manifold. So air will be coming through the inlet manifold, and here will be inlet valve, and it will be outlet valve. So intentionally what I have done, I have made the inlet valve rather bigger and outlet valve smaller. So it will be big, it will be small. So why it is taken as big? So it is taken as big या बड़ा इसको इसलिए लिया गया है valve को, so that air can enter freely. Because when air will be coming in, it will be at atmospheric pressure or lower than the atmospheric pressure. क्योंकि जब ये एयर आएगी तो एक बेलोज से होते हुए आएगी, एक पाथ से होते हुए आएगी. तो जब ये पाथ से किसी रास्ते से आ रही होगी, then it will be losing some of its energy due to friction. तो ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है इसके अंदर फ्रिक्शन होगा, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल बी लूजिंग सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी. तो जो इसके अंदर एनर्जी है कुछ पार्ट लूज हो जाएगा. सेकेंडली द वाल्व, जो वाल्व से स्ट्राइक करेगी तो वाल्व से स्ट्राइक करने के बाद इसका कुछ एनर्जी का पार्ट लूज हो जाएगा. तो इस तरह की चीजों को डील करने के लिए व्हाट वी डू, वी मेक द इनलेट वाल्व बिग. इनलेट वाल्व को हम बड़ा बनाते हैं. ठीक है. जब ये कंबशन हो जाएगा, सब चीज हो जाएगी, तो द प्रेशर इनसाइड द इंजन विल बी हाई. तो जब प्रेशर हाई होगा तो एयर के लिए बाहर जाना कुछ मुश्किल नहीं है. दैट कैन गो आउटसाइड इजीली. तो आसानी से वो बाहर की तरफ चली जाएगी. तो उस केस में इतना बड़ा वाल्व रखने की जरूरत नहीं है. तो देन वी विल बी हैविंग द स्मॉलर साइज ऑफ द वाल्व. तो उस केस में जो वाल्व है वो छोटे. So this is the one parameter which we can have or which I can explain you. So can you name me some other parameters which will be affecting efficiency, volumetric efficiency? So first question, but before going to the further, this question है, and I will name a student, anyone who will have to answer this. So I can take the student 3072 Pradeep Kumar. 3072 Pradeep Kumar. Yes, sir. Now the question is कि अभी हमने बात की air will be entering the engine. कि air जो है that will be entering the engine. But why or what is the factor which is pulling the air inside the engine? क्या सर दोबारा बोल रहे? क्वेश्चन ये है कि जो एयर इंजन के अंदर आ रही है तो yes, sir. ऐसा क्या चीज है, मतलब कौन सा फैक्टर है, क्या है जो एयर को इंजन के अंदर डाल रहा है? Why air will be entering in the engine? सर जो ये इनलेट मैनिफोल्ड है ना सर, इसके अंदर वो मतलब
एक वो मैकेनिज्म होता है जैसे ओरिफिस मीटर होता है सर, जिसमें बाहर तो प्रेशर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो जिसकी वजह से सर वो अंदर आ जाती है, मतलब पिस्टन में, उसमें सिलेंडर में। Okay, you want to say that there is some mechanism in the engine which will be lowering the pressure. Am I right? यस सर, वो ओरिफिस मीटर के थ्रू पास करती है सर ये, इनलेट मैनिफोल्ड में होता है जो। Okay. तो अगर मान लीजिए आपने कहीं पर लो प्रेशर मेंटेन करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट सम एक्सटर्नल मीडियम, क्योंकि लो प्रेशर आप किसी बिना मोटर के या उसके नहीं मेंटेन कर सकते। तो हु विल मेंटेन दिस लो प्रेशर? कहाँ पर मेंटेन करना है सर, तो सिलेंडर में? हाँ, तभी तो आएगी ना यार, आप कह रहे हो भाई और इस मीटर के में अंदर एक लो प्रेशर होना चाहिए। तो हु विल यस मेंटेन सर। दिस लो प्रेशर, या हाउ विल यू मेंटेन दिस लो प्रेशर? सर उस पे तो अगर लो तो तब 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 भी मेंटेन होगा ना, अगर मतलब पिस्टन नीचे हो, अपने बॉटम डेड सेंटर पे हो, मतलब उसका एक्सपेंशन हुआ हो गैस का। हाँ, सो द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विल मेंटेन दी लोअर प्रेशर, है ना। ये जो पिस्टन यस है सर। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो लोअर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू आर सेइंग अ वेरी राइट थिंग। So, but the question is how much pressure difference will you can say that will be there? ये जो पिस्टन जब नीचे की तरफ जाएगा तो कितना प्रेशर क्रिएट कर सकता है लगभग आपके साथ, कितना प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ऑलमोस्ट? तो मतलब इतना तो हो ही जाएगा, मतलब जो मास फ्लो, मतलब वो एयर मतलब पूरी अंदर आ जाए सिलेंडर के अंदर, मतलब जितनी हम उसमें लाना चाहते हैं सिलेंडर में। ठीक है, एनीबॉडी एल्स, कोई आइडिया डाटा का कुछ, मतलब कितना प्रेशर होगा, कितना वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर? तो इसमें लगभग मान के चलते हैं कि 0.3 बार का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 0.3 बार जब ये पिस्टन नीचे तरफ मूव करेगा तो द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, or when the piston will be coming in the downward direction, so what it will do, it will create a suction बोलेंगे इसको, प्रेशर लो को या सक्शन क्रिएट करेगा, एंड सक्शन विल बी 0.3 बार। ये 0.3 बार होगा सक्शन यहाँ पर, और उस सक्शन की वजह से जो एयर है दैट विल बी सक्ड इनसाइड द इंजन, कि वो जो एयर है दैट विल बी एंटरिंग इनसाइड द इंजन। नाउ व्हेन देयर इज सक्शन एंड प्रेशर इज लो, क्योंकि यहाँ प्रेशर लो हो गया है, so the air which is present here that will expand or that will compress itself. जब पिस्टन नीचे तरफ मूव करेगा तो एयर प्रेजेंट here will it expand itself or will it compress itself or no effect on the air? बताइए कोई, एनीबॉडी? थ्री जीरो वन सिंह 16 अमन कुमार सिंह, 3016 अमन कुमार सिंह। हेलो, हाँ, तो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, आर यू मेकिंग द नोट्स और नोट? आपकी पेन है आपके पास ना? जी सर। नोट बना रहे हो ना आप? ऐसा तो नहीं है कि भाई खाली सिर्फ सुन रहे हो। नहीं सर, नहीं। हाँ, ये कथावाचक की तरह मत करो, तो जैसे कथा करते हैं ना सुनिए सत्संग में भी, थोड़ी देर सुना, मन को अच्छा लगा और काम खत्म हो गया, क्योंकि फिर ये दोबारा से आपको सुनाना पड़ेगा जब इंटरव्यू देने जाओगे, आपको तो बातें पूछी जाएंगी ऐसी ऐसी। तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा अभी? क्वेश्चन ये है कि जब पिस्टन मूव करेगा नीचे की तरफ तो जो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर जो भी मटेरियल है, विल इट एक्सपेंड, इट विल नॉट एक्सपेंड, कंप्रेस, क्या होगा इसके साथ? सर जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो कंप्रेस होगा सर। वेरी गुड, जब पिस्टन नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी।
ठीक है, वेरी। कोई सर अदर? पिस्टन नीचे मूव करेगा तो एक्सपेंशन नहीं होगा सर? हाँ, एक्सपेंशन होगा, यही तो बात मैं पूछना चाह रहा था कि एक्सपेंशन होगा। तो दिस इज द मतलब लेवल ऑफ प्रेजेंस इन द क्लास, वी नीड टू इम्प्रूव। थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस को क्लास में बढ़ाइए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पिस्टन जब नीचे मूव करेगा तो यहाँ वाली गैस एक्सपेंड हो जाएगी। नाउ हिमांशु ने बताया ना कि एक अच्छा जवाब दिया। हिमांशु कहाँ चला गया? हिमांशु और रितेश, किसने जवाब दिया था अभी? हु वाज द हु गिवन द आंसर? हितेश 3045। यस सर। सर मैंने नहीं बोला, हिमांशु ने बोला था एक्सपैंड करेगी गैस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, जो गैस एक्सपेंड करेगी विल इट बी फ्लू गैस और एयर? The gas which will be expanding, will it be a flue gas or it will be air only? ब्लू गैस सर। हाँ, so it will be flue gas। फ्लू गैस कौन सी? जो यहाँ पर रह गई थी। ठीक है, फ्लू गैस मतलब जो कंबस्शन के बाद गैस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लू गैस। तो वो क्यों होगी वो मैं समझाता हूँ कि जब मान लीजिए आपका पास जो भी सिलेंडर है उसके अंदर यहाँ पे जो होती है दिस इज कॉल्ड एज स्वेप्ट वॉल्यूम। ये लिखते रहिएगा नाम भी, कभी वहां जाके फिरता हो कि वो ऊपर वॉल्यूम होती है थोड़ी सी, तो उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। नाम बता देना उसका। एग्जीक्यूटिव बनना है अगर आपने कल कंपनी में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। वर्कर के साथ वर्कर जाएगा, पता ही नहीं इंजीनियर को तो स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर क्या ट्रैप होगा? स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर ट्रैप होगा फ्लू गैस। तो दिस फ्लू गैस विल एक्सपेंड। तो ये फ्लू गैस एक्सपेंड हो जाएगी। तो फ्लू गैस एक्सपेंड होगी तो ये जो स्पेस है पिस्टन के ऊपर, दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय फ्लू गैस। तो जो पिस्टन के ऊपर का स्पेस है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय फ्लू गैस। तो फ्लू गैस की प्रेजेंस होगी। और ये फ्लू गैस क्या करेगी? जब ये फ्रेश एयर आएगी, यहाँ से ये क्या आ रहा है? फ्रेश एयर। तो ये फ्रेश एयर और फ्लू गैस मिक्स हो जाएंगी। पर लेकिन नुकसान क्या हुआ इससे? नुकसान ये हुआ कि जब पिस्टन एक्सपेंड हुआ उसके साथ ही फ्लू गैस भी एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने से जितना हम वैक्यूम क्रिएट करने की सोच रहे थे उतना वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। जो प्रेशर डिफरेंस है वो कम क्रिएट हुआ। तो प्रेशर डिफरेंस कम क्रिएट होने की वजह से जितना मतलब एयर को, फ्रेश एयर को आना चाहिए था उतना फ्रेश एयर इसके अंदर नहीं आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली कितना आ रहा है एयर और डिजाइन कितना आ रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्यों है? क्योंकि जो इंजन है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है? उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कंबस्शन। और कंबस्शन के लिए आपको चाहिए एयर। तो जब तक एयर नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा। तो कंबस्शन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है एयर। तो एयर ही अगर मान लीजिए आपने पूरी नहीं ली, कहने का मतलब ये है अगर आप सांस भी पूरा नहीं खींच पा रहे हैं, सांस पूरा नहीं खींच पा रहे हैं तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं बॉडी में। बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो बॉडी ठीक से काम भी नहीं करेगी। तो पहला ही पैरामीटर अगर खराब हो गया तो जो सांस है वही पूरा नहीं जा रहा है तो बाकी चीजें तो वैसे भी अफेक्ट हो जाएंगी बॉडी की। तो सेम इंजन के साथ है। इंजन को अगर आपने सांस नहीं दिया पूरा तो उसका बेचारे का दम घुट जाएगा। तो दम मत घोटना उसका, उसको सांस पूरा देना है। तो सांस पूरा देने के लिए वी आर स्टडिंग दी पैरामीटर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो कैन देयर बी सम मोर पैरामीटर्स फ्रॉम योर साइड? प्लीज ऐड 1 और 2 पैरामीटर। करिए ऐड 1 2 पैरामीटर, बताइए क्या हो सकता है पैरामीटर। सर ये जो आपने लिखे है सॉफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होगी सर ये? हाँ सॉरी, क्लियरेंस वॉल्यूम। स्टेप वॉल्यूम तो ये वाला होगा। सॉरी, ठीक है। तो अब दूसरा पैरामीटर आइए, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पैरामीटर? एयर टेम्परेचर सर। Yes, इनटेक air एयर जो temperature. आ रही है उसको टेम्परेचर। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मैं यहाँ पे फ्लू गैस देता हूँ। दूसरा पैरामीटर जो हमने डिस्कस कर लिया है, थर्ड वन विल बी द एयर टेम्परेचर। सो इफ एयर टेम्परेचर विल बी हायर तो एयर विल एक्सपेंड। कि अगर एयर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो एयर पहले ही एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड होके आएगी तो यहाँ पे जो पार्ट है ऑलरेडी जो उसने ऑक्यूपाई करना है उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी कम है। तो कम होने की वजह से जो एयर यहाँ पर आएगी क्लियरेंस वॉल्यूम में दैट विल बी लेसर। सॉरी, वो जो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम हो चुका है, जो वॉल्यूम पिस्टन नीचे आ चुका है जितनी वॉल्यूम से, तो वहाँ पर जितनी एयर आएगी दैट विल बी लेसर। तो वो कम होगी। तो ठीक है, टेम्परेचर जो आपने शायद पहले इसमें क्वेश्चन पूछा था
कि क्या एयर टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो एयर टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बिकम लोअर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नाउ इफ आई वांट टू मेक अ कर्व and on this curve I am having on the x-axis, on the x-axis I am having the speed n, के जो हमारा इंजन स्पीड है वो है, and here I am having the volumetric या volume of the air, volume of air entering engine। तो ये कर्व का शेप कैसा होगा आपके हिसाब से? अगर मान लीजिए मैं n और वॉल्यूम ऑफ द एयर एंटरिंग द इंटरवल, n मतलब रिवोल्यूशन आरपीएम, जिस आरपीएम पे इंजन चल रहा है, तो अगर मान लीजिए बढ़ाता हूँ तो उसका जो एयर एंटर कर रहा है उससे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस कर्व विल टेक द शेप? व्हाट टाइप ऑफ शेप विल बी टेकन बाय दिस कर्व? Then the engine will be running at high speed, it will increase or it will decrease, or what it will be having the shape? बताइए। So it will be having the shape like this. If I take volumetric efficiency here, तो जैसे जैसे इंजन का आरपीएम बढ़ता है, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम एंटर कर रही है इंजन के अंदर बढ़ती है, पर जब एक पॉइंट पीक आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि जितनी एयर एंटर करनी चाहिए उतनी एयर या उतनी एफिशिएंसी से एयर एंटर नहीं कर पाती। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जैसे मान लीजिए एक दरवाजा है और वो क्लास का दरवाजा है और आप सब लोग उसमें से एंटर कर रहे हैं जब क्लास शुरू होने वाली है। जैसे आप क्लास में एंटर करना शुरू करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे मतलब मान लीजिए उसमें से 5 की कैपेसिटी है बच्चों की, पहले 1 2 3 जितने भी एंटर करते जा रहे होंगे तो वो आसानी से एंटर करते रहेंगे। लेकिन जब 5 6 बच्चे, मतलब भीड़ बढ़ गई है, 5 6 बच्चे लगातार एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कंजेशन हो जाएगा। तो कंजेशन की वजह से क्या होगा कि जितनी उसमें एंट्री होनी चाहिए थी या जितनी एयर रिक्वायर्ड थी या जितना मटेरियल रिक्वायर्ड था वो उतना वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आना चाहिए था, क्योंकि आरपीएम बढ़ रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए वो बढ़ गया, पर लेकिन आपके पास टाइम कम हो गया। तो टाइम कम होने की वजह से क्या है कि जितना एयर आना चाहिए था उतना एयर नहीं आता। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी इस केस में? अगर मान लीजिए जितना आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उतना नहीं आ रहा, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, अभी कितना एयर आ पा रहा है एयर टू रेशियो के हिसाब से, दैट विल बी टेलिंग अस अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो अब इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाट यू विल ट्राई टू हैव और व्हाट यू विल ट्राई टू डू, क्योंकि हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर मैक्सिमम मिल रही है। जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल रही है तो आपके पास जो इंजन है वो इस रेंज में या इसके आसपास अच्छा काम करेगा। तो व्हाट यू विल डिसाइड, आप कहेंगे कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या वॉल्यूमेट्रिक जो एयर है उसकी एक रेशो रख लेता हूँ, क्योंकि बेस्ट रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है या इसके आसपास मिलेगा। उसके बाद क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल डिक्रीज शार्पली, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एकदम कम हो जाएगी। तो आपने क्या क्या लिमिट सेट कर ली? So what you will say that if I am operating my engine in this range, then I will be getting the best efficiency. And what is it? It is called as, ये जो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास एक स्पीडोमीटर होता है उसमें ग्रीन लाइन होती है, एक रेड होता है। ठीक है, तो रेड का तो मतलब होता है कि भाई आप बहुत ज्यादा फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो ग्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रेंज। ठीक है, तो इकोनॉमिक रेंज बेसिकली कहाँ से निकलेगी? दैट विल कम आउट फ्रॉम दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कि भाई मान लीजिए आप इंजन की बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो रही है, तो इंजन का टॉर्क जनरेशन या जो पावर जनरेशन है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जितना कि उसका आप एन आरपीएम बढ़ा रहे हैं। तो ये आपने फील भी किया होगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी है या बाइक है, कुछ भी आप उसकी स्पीड देते हैं स्पीड बढ़ती रहेगी। आपने ये फील किया होगा कि आप जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं या बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं तो एक टाइम तक वो बढ़ती है, उसके बाद आप थ्रोटल को चाहे कितना खींच रहे हैं स्पीड उससे ज़्यादा फील नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं लगती।
तो सेम चीज यहाँ पर होती है कि भाई जो हमारे पास इंजन है उसका कारण क्या है, वॉल्यूमेट्रिक है, कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो उसको लिमिट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए। क्लियर है या नहीं है, बताइए। सर हेलो। हाँ बताइए। सर इसमें सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में सर सर क्या ह्यूमिडिटी जो एयर की होती है सर वो भी उसको कुछ अफेक्ट करेगी क्या? Humidity. So, what do you feel whether it will affect or not? सर आई थिंक करनी तो चाहिए। अगर ह्यूमिड एयर ज्यादा होगी तो सर वो कम एयर की क्वांटिटी कम जाएगी, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। Okay, so if humidity is higher, then water molecules will enter. Okay. So it is good or bad to enter the water molecules in the engine? बैड है, इट इज बैड सर। Bad क्यों है? क्योंकि सर जब हम फ्यूल और उसमें मिक्सचर करना है तो उसके लिए तो वाटर का तो कोई काम ही नहीं है। एयर, हमें प्रॉपर एयर चाहिए सर, तो एयर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मिक्सचर हमारा वो सही रहेगा सर। फ्यूल और Okay. एयर मिक्सचर If you burn इनरिच होगा सर। CS4 and O2, then it will form CO2 एंड H2O। CO2 and H2O. तो H2O तो है इसमें मतलब। लेकिन But your सर question is what role it will play, है ना, कि इसका रोल क्या है, क्या फायदा है, नुकसान है। हाँ जी सर। तो वैसे अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकली, इट इज हैविंग बेनिफिट्स एंड लॉसेस। लॉस क्या होता है कि जितना ज्यादा पानी इंजन के अंदर जाएगा, तो आपको पता है कोरोजन के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है वाटर, दूसरा चाहिए होता है एयर। और अगर मान लीजिए हाई टेम्परेचर भी है तो कोरोजन की स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन डबल इट्स रेट विद इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दीजिए, रेट विल बी डबल्ड। तो इसी तरह से आपने क्या किया कि यहाँ पे कोरोजन जो था, केमिकल रिएक्शन था, उसके लिए एयर चाहिए था, पानी चाहिए था, मटेरियल जो आपका अवेलेबल था जिसका कोरोजन करना है, और टेम्परेचर। तीनों चीजें आपने बहुत ही कंड्यूसिव दे दी हैं, बहुत ही बढ़िया दे दी हैं। तो द कोरोजन रेट विल बी इंक्रीज। तो नुकसान तो ये है इसका। तो कोरोजन रेट को रिमूव करने के लिए, कोरोजन को रिमूव करने के लिए बट वी डू, वी पुट द इंजन लाइनर। लाइनर्स मतलब होते हैं कि भाई बाकी जो इंजन है वो आप एल्यूमिनियम का या आयरन का बना लीजिए, और लाइनर जो है यानी कि जो आपका पार्टिकुलर इंजन के अंदर मटेरियल लगेगा वो सिलेंडर के अंदर लगेगा, तो सिलेंडर का जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए जो कि रेसिस्टेंस हो कोरोजन के। ठीक है। तो अब ये तो हो गया नुकसान। अब इसका फायदा क्या है? फायदा इज अबाउट द स्पेसिफिक हीट, सीपी एंड सीवी। आपको ध्यान होगा हमने शुरू में कहा था कि जो टेम्परेचर राइज है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट विल बी द कि आप जो क्यू हीट दे रहे हैं दैट विल बी गिवन बाय दिस। तो सीपी जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा मटेरियल है हमारे लिए। तो एयर का सीपी जो होता है दैट इज नियरली 1.4, वाटर का जो सीपी होता है दैट इज नियरली 4.2, 3 टाइम्स होता है सीपी। तो हायर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मीडियम, बेटर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। जितना ज्यादा सीपी अच्छा होगा उतना ज्यादा इंजन का एफिशिएंसी होगा। So water presence of humidity will increase the efficiency of the engine, will lower the temperature inside the engine, but the main thing is that it is very corrosive, so it will corrode the engine. तो ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती एनवायरनमेंट में। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट की, तो वो ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद 70-80% पहुंच जाएगी। नॉर्मली वो 40-50% की रेंज में रहेगी। तो लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं पड़ता कि हेयर ह्यूमिड है या नहीं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मेजर फैक्टर नहीं है कि इसको हमें अलग से स्टडी करना है। और लेकिन हाँ ये है कि ह्यूमिडिटी को आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको एयर की कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि कंपोजिशन क्या है, देन इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो ह्यूमिडिटी इज नॉट ए वेरी डोमिनेटिंग।
So is there something else which you want to discuss or you want to tell कि भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को क्या अफेक्ट कर सकता है? तो मेजर पैरामीटर्स यही थे कि मैंने आपको बताए हैं. नाउ वी अगेन कम टू दी अर्लियर पेज, जो हमारा पुराना पेज होता है. हेलो यस सर, एक और डाउट है सर. वो जो प्रदीप ने बताया था सर कि जो हम इसमें लेते हैं इनटेक जब कराते हैं एयर का, तो सर उसमें ओरिफिस मीटर यूज करते हैं. तो सर ओरिफिस मीटर यूज करते हैं क्या? नहीं, वो तो लॉजिक गलत हो गया. वो एक्चुअली क्या था कि पहले कार्बोरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था, कार्बोरेटर्स अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं. Yes, तो sir. ओरिफिस मीटर का कोई फंक्शन नहीं है उसमें कि भाई ओरिफिस लगाना पड़ेगा, और ना ही ओरिफिस मीटर कुछ काम करेगा. एक्चुअली जो मेरे ख्याल से प्रदीप ने लॉजिक लगाया, उसने क्या लगाया, उसने फ्लूइड मैकेनिक्स का लॉजिक लगा दिया कि भाई जो हमारे पास वेंचुरी होती है या ओरिफिस मीटर होता है, तो वहाँ से जब हम उसको फ्लूइड को पास करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा. तो हमें प्रेशर चेंज बेसिकली क्या था, प्रेशर वहाँ पे बदल इसलिए आया था क्योंकि जो पिस्टन है दैट वाज क्रिएटिंग सक्शन. पिस्टन नीचे अगर मूव करेगा तो वहाँ सक्शन क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट सक्शन विल सक द एयर इनसाइड द इंजन. तो वो जो सक्शन है, वो जब एयर को मतलब जितना ज़्यादा अच्छा सक्शन होगा वहाँ पे, जितना ज़्यादा मतलब एयर को सक करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म होगा, तो उतनी ही अच्छी एयर उसके अंदर आएगी, उतना ही लार्ज क्वांटिटी एयर आएगी उसके अंदर, और उतना ही इंजन अच्छा काम करेगा. तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो ओरिफिस डज नॉट हैव एनी लॉजिक. हेलो सर. हाँ बताइए सर वो प्रेशर के लिए सर मैंने वो थोड़ा गलत बोल दिया था सर. एक्चुअली उसका काम तो सर वो अगर हमें वो एयर का फ्लो रेट कंट्रोल करना है तो उसके लिए तो यूज कर सकते हैं ना उसको. एक्चुअली जो ओरिफिस मीटर होता है वो एयर का फ्लो रेट भी कंट्रोल नहीं करता. ओरिफिस मीटर का पर्पज होता है कि जो आपने एयर का वेलोसिटी मेजर करना है या वॉल्यूम कितना एंटर कर रहा है, वो मेजर करने के लिए आप ओरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं. ओरिफिस मीटर का इस्तेमाल अगर नहीं हमें कंट्रोल करना हो सर फ्लो रेट, अगर मान लीजिए आपने फ्लो रेट को कंट्रोल करना, आप पाइप का साइज छोटा कर देंगे ना, आप ओरिफिस मीटर का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे, वाल्व को छोटा कर देंगे इसके अंदर. बेसिकली सर आप यस ओरिफिस मीटर से सर वेलोसिटी निकाल लेंगे, एरिया हमें उधर जिधर से वो पास हो दिया वो पता होगा, और डेंसिटी पता होगा, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा तो एवी लगा के. नहीं वो ठीक है, पर लेकिन हम इंजन के अंदर क्यों लगाएंगे उसको ओरिफिस मीटर को? व्हाई वी विल पुट देयर, भाई व्हाई विल यू पुट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द एयर इन द इंजन? ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है वो ठीक है, मेजरमेंट करना है तब उस केस में ठीक है कि आपने कुछ अगर मेजर करना है, पर लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, बेसिकली यू आर गिविंग ऑब्स्ट्रक्शन. क्या आपने ओरिफिस मीटर का देखा होगा, उसमें एफिशिएंसी कितनी होती है उसकी ओरिफिस मीटर की? 60-70%. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ानी है, और आपने उसके रास्ते में एक ऐसा चीज लगा दिया ओरिफिस मीटर या ओरिफिस, जो उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, 60% कम कर देगा. तो वाई वी विल पुट इट इन द इनलेट मैनिफोल्ड? तो हमें लॉजिक नहीं है वहाँ पे लगाने का कि भी आप किसी पर्पज से लगाना चाहते हैं टेम्परेरीली, भी आपने टाइम पे उसको मेजर करना है तो आप उसको कर सकते हैं. बट हेयर वट आई विल टेल यू कि भाई यहाँ पे किया क्या जाता है. हेयर वी आर टेकिंग द एडवांटेज और वी आर यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस टू मेजर द वॉल्यूम और लॉसेस. यहाँ पे थोड़ा सा आप अल्टरनेटली सोचिए इसको कि अगर मान लीजिए हमारे पास इंजन है, आई एम मेकिंग इट अगेन, एंड दिस इज द इनलेट मैनिफोल्ड. ठीक है, तो जो आप पर्पज हम करना चाह रहे हैं, तो व्हाट आई विश टू डू और व्हाट इज माय पर्पज हियर. So my purpose is that I want to measure the air inlet. ठीक है, तो एयर को निकालना है मुझे. तो मैं क्या करूँगा, I will be putting a sensor here and I will be putting a sensor here. तो यहाँ पे मैं एक प्रेशर मेजरिंग सेंसर लगाऊंगा. यहाँ पर मैं प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर P1 है, यहाँ पे मैं दूसरा प्रेशर मेजरिंग सेंसर लगाऊंगा. तो अब आपने ये तो पहले चेक कर लिया कि भाई हमारे पास जो पाइप है उस पाइप का एरिया आपको पता है, उस पाइप का एरिया आप जानते हैं, इसका एरिया है. अब अगर मान लीजिए और आपको पता है कि भाई यहाँ से अगर ये पाइप है और इस पर्टिकुलर किसी भी एक प्रेशर पे जो भी एयर आ रही है इतने प्रेशर पे आएगी, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट हाउ मच एयर विल बी एंटरिंग इनसाइड दिस एरिया. और P2 माइनस P1 जो कि प्रेशर का डिफरेंस हो गया है, वो ये बता देगा कि यहाँ पर हमारा कितना लॉस हो गया, कि यहाँ पर जो प्रेशर P1 था उसके हिसाब से इतनी एयर आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे इतना प्रेशर का लॉस हो गया है P2 माइनस P1. So this pressure loss, what it will be doing? It will be decreasing the amount of the air which should enter, or it will be indicating the losses in this region. तो इस रीजन के लॉस कितने हैं वो यहाँ से हमारे पास निकल जाए.
तो यहाँ पे आपको ओरिफिस मीटर लगाने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो भी चीज मेजर करेंगे वो हम प्रेशर डिफरेंस की कैलिब्रेशन से, कि प्रेशर डिफरेंस को किस तरीके से आ रहा है, तो उसकी कैलिब्रेशन से हम रिजल्ट को निकालते हैं। तो इज इट क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जैसे मान लीजिए एयर फिल्टर है, तो एयर फिल्टर चोक हो गया, हाउ विल यू केम टू नो? बताइए, एयर फिल्टर चोक हो गया, अगर उसमें कैसे चलेगा पता कि जहां से एयर आ रही थी फिल्टर ही चोक हो गया है? दैट विल आल्सो केम टू नो बाय प्रेशर डिफरेंस। तो मान लीजिए आपने एक पाइप बना दिया, ठीक है, पाइप है आपके पास, एयर एंटर कर रहा है, एयर बाहर जा रहा है, और अंदर यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है। प्रेशर यहाँ पे P1 है, नॉर्मल केस में यहाँ P2 रहेगा। अगर मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे जितना प्रेशर आना चाहिए उतना प्रेशर नहीं आ रहा, उससे कम प्रेशर आ रहा है। क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। तो जब ये P2 ज्यादा लो हो गया है, इफ दिस P2 minus P1 is exceeding to a limit delta P, then you will say that the filter is choked. तो फिर इंडिकेटर हो जाएगा कि फिल्टर चोक हो गया, फिल्टर को बदल लीजिए, एयर फिल्टर को। So what we are going to do, we are going to use the pressure और pressure difference to know these things, कि भाई ये यहाँ पे जो एक्चुअली काम हो रहा है या जो इंजन वर्किंग ठीक हो रही है नहीं हो रही है। तो we what we will do, we'll try to put simple things, alternate things, ताकि जो हमारा लॉस है वो कम हो जाए। So there is that intake pressure, okay. Any more question? Okay. Now how will you calculate the swept volume? कि ठीक है, मान लीजिए बाकी चीज तो है, आप swept volume कैसे निकाल सकते हैं? If you know this length and this area, CDC और BDC का आपको पता है, और ये एरिया A है, then what will be the swept volume? Swept volume will be A into L, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम एंटर करेगा, दैट विल बी A into L, ठीक है। एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद टोटल वॉल्यूम क्या एंटर कर रहा है, तो एक स्ट्रोक का आ गया आपके पास। तो मान लीजिए आपके पास N स्ट्रोक या N RPM का इंजन है, और वो 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 4 स्ट्रोक की वजह से क्या होगा कि हर दूसरे स्ट्रोक में वो एयर को एंटर करेगा, हर एक स्ट्रोक में एयर को एंटर नहीं करेगा। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद N by 2, कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ RPM N है और जो हमारे पास इंजन है वो 4 स्ट्रोक है, तो यू विल मल्टीप्लाई विद दिस N by 2. So it will be the volume which will be entering inside the engine per minute. तो पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 60. So A into L into N 2 into 60. So it will be the volume of the air which should enter in the engine. So what it will be? It will be theoretical calculation or it will be actual. हमने कहा था ना कि डिजाइन क्या है, डिजाइन वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक एंड एक्चुअल एयर एंटर इन द इंजन. So it will be designed or air actual. डिजाइन हो गया. हाँ, डिजाइन हो गया. और अगर मास निकालना है तो क्या करेंगे इसका, क्योंकि वॉल्यूम के साथ यहाँ मास चाहिएगा, वॉल्यूम विल नॉट मैटर, ठीक है. तो मास के लिए आप क्या करेंगे, डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई कितना मास चाहिए था. एक्चुअली डिजाइन तो ये था, लेकिन आ कितना रहा है, दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. एक्चुअल के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ही आप ये बता पाएंगे कि एक्चुअली कितना एयर का वॉल्यूम उसमें आया. तो इस तरीके से आप दोनों निकाल लेंगे कि एक्चुअल कितना आया और हमारे पास थ्योरेटिकल कितना था, या कह लीजिए कि हमारे पास कितना होना चाहिए था आइडियल केस में, ठीक है. तो यहाँ पे जो मतलब बात है कहने की वो ये है कि एक्चुअल निकालना पड़ेगा और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल गेट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. And it is being desired that volumetric efficiency should be as high as possible. कि जितना भी इसके अंदर ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहेगी, that will be better, वो उतना ही अच्छा हो. ठीक है. So is there any question on this? Any doubt till now जो हमने डिस्कस किया है?
इसमें आप सभी नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे जो जैसे हम बढ़ेंगे देन कॉम्प्लेक्सिटी विल राइज, और अगर आपने ये चीजें नोट नहीं की होंगी देन प्रॉब्लम विल बी हायर फॉर यू।